नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हमने दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हम आरपीएससी के द्वारा कराए गए दोस्तों इंडियन हिस्ट्री, भारतीय संविधान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दोस्तों जियोग्राफी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की एक श्रृंखला शुरू कर रहे थे। दोस्तों अभी तक हम दोस्तों इससे पहले दोस्तों आरपीएससी के कराए गए दोस्तों भारतीय इतिहास के 23 क्वेश्चन पेपरों का सोल्यूशन कर चुके थे, और दोस्तों जिसके बाद में हमने दोस्तों समाजशास्त्र की वीडियो कंप्लीट किया आप लोगों के लिए, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और आरएस मेंस के लिए दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमने आप लोगों के लिए दोस्तों संविधान के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की श्रृंखला शुरू की थी, आरपीएससी के द्वारा कराए गए थे। ये दोस्तों ये हमारा दोस्तों 11वां नंबर का दोस्तों पेपर था दोस्तों, जिसका आज दोस्तों ये तीसरा नंबर का वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने इन्हीं बात को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और आज दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको बहुत ही शानदार जानकारियां मिलने वाली दोस्तों, जो आप लोगों को दोस्तों किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाई होगी। दोस्तों विश्वास कीजिए दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर आपने दोस्तों इससे पहले वो वाले पुराने वीडियो जाकर नहीं देखें तो दोस्तों जरूर जाकर देखें। इससे पहले हम दोस्तों 23 वीडियो दोस्तों अपलोड कर चुके हैं दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों भारतीय संविधान और दोस्तों राज्य व्यवस्था के। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा दोस्तों ये 24वां नंबर का वीडियो रहने वाला है। पेपर नंबर दोस्तों 11वां नंबर का पेपर था दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का दोस्तों पेपर हुआ था दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का दोस्तों 2018 की वैकेंसी थी सेकंड ग्रेड का। तो पार्ट नंबर 3 है आज। इसके बाद में दोस्तों सेकंड ग्रेड का पेपर खत्म हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम सेकंड ग्रेड के पेपरों का सोल्यूशन करेंगे। कुल 9 पेपर अभी तक दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम के हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों 18वां नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि मंत्री और लोक सेवक के मध्य। वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों जो टॉपिक है दोस्तों वो सेकंड ग्रेड से हटा दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी और आरएस मेंस में दोस्तों जरूर बनते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन। इस वजह से दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों व्याख्या करना यहाँ पर अनिवार्य है दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आरएस मेंस और यूपीएससी के लिए दोस्तों अनिवार्य, मेंस के लिए याद रखना। तो मंत्री और लोक सेवक के मध्य विवाद होने पर दोस्तों, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों कि कोई भी एक ऐसा मंत्री दोस्तों जिसे दोस्तों चाहे वो विधानसभा का हो दोस्तों, चाहे सेंट्रल में मंत्री हो, तो लोक सेवक के मध्य अगर विवाद होने पर दोस्तों लोक सेवकों की सेवाएं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों सुरक्षित की गई है। यानी कि कहने के मतलब दोस्तों हमारे दोस्तों जो सिविल से सर्वेंट होते हैं दोस्तों, लोक सेवा के दोस्तों जो अधिकारी होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की गई दोस्तों भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है। उस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों अनुच्छेद 311। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों अगर किसी भी मंत्री और दोस्तों लोक सेवक के बीच में दोस्तों अगर विवाद उत्पन्न होता है तो लोक सेवक दोस्तों अपनी जो पदावधि है उसको दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 के तहत दोस्तों सुरक्षित रख सकता है दोस्तों, ये उसको अधिकार मिला हुआ है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों आइए दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कि किसी भी मंत्री और लोक सेवक के बीच में क्या क्या संबंध थे दोस्तों, किन किन विद्वानों के प्रमुख कथन थे दोस्तों, जो आपको आरएस मेंस में यूपीएससी मेंस में लिखने के लिए दोस्तों ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। चलते दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों कि किसी भी दोस्तों मंत्री और लोक सेवक के बीच में अगर संबंध को दर्शाता है तो दोस्तों एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम आता है दोस्तों बर्नार्डो शो। तो दोस्तों मंत्री और लोक सेवकों के हाथ की दोस्तों कठपुतली है, यानी कि दोस्तों कहा गया है कि दोस्तों जो मंत्री होते हैं ना दोस्तों वो लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली है। क्यों कठपुतली दोस्तों? क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान ने संरक्षण प्रदान किया हुआ है दोस्तों लोक सेवकों को। तो लोक सेवक जो है दोस्तों वो मंत्रियों को अपनी कठपुतली बनाते हैं दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था दोस्तों बर्नार्डो शो ने, सॉरी दोस्तों जॉर्ज बर्नार्डो शो ने। किसने कहा था दोस्तों? इनका पूरा नाम आता है दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शो। दोस्तों ये ब्रिटेन के रहने वाले थे दोस्तों। इन्होंने कहा था कि दोस्तों कोई भी मिनिस्टर हो गया दोस्तों वो लोक सेवक के हाथों की क्या होता है दोस्तों कठपुतली होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये फैक्ट आप लोगों को दोस्तों बहुत ही कारगर रहने वाले हैं दोस्तों यूपीएससी मेंस में और आरएस मेंस में। जबकि दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों कुछ और पता नहीं उनकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि नौकरशाही दोस्तों जो है हमारी दोस्तों जो नौकरशाही दोस्तों जो व्यवस्था है, नौकरशाही का मतलब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सिविल सर्वेंट की बात हो रही है। नौकरशाही को दोस्तों फ्रैंकेनस्टीन के दैत्य की भांति कहा गया है दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक राक्षस था दोस्तों फ्रैंकेनस्टीन के दैत्य की तरह दोस्तों नौकरशाही व्यवस्था को माना था दोस्तों। वो व्यक्ति थे दोस्तों रैमजे म्योर। कौन थे दोस्तों? रैमजे म्योर नाम के दोस्तों एक विद्वान हुआ करते थे दोस्तों। किसने दोस्तों? रैमजे म्योर ने दोस्तों यहाँ से ऐसा कहा था। तो दोस्तों नौकरशाही फ्रैंकेनस्टीन के दोस्तों दैत्य की तरह ये दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? रैमजे म्योर ने कहा था। तो रैमजे म्योर ने दोस्तों ऐसा कहा था कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो नौकरशाही है दोस्तों वो दोस्तों फ्रैंकेनस्टीन के दैत्य की तरह है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और प्रमुख कथन आता है कि दोस्तों लोक सेवकों की बढ़ती हुई शक्ति को किसने दोस्तों लोक सेवक दोस्तों जो हमारे होते हैं दोस्तों जो सिविल सर्वेंट होते हैं इनकी दोस्तों जो बढ़ती हुई दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों
इनकी बढ़ती हुई दोस्तों शक्ति को दोस्तों नवीन निरंकुशता नाम दिया था दोस्तों। किसने दिया था दोस्तों? यार ना दोस्तों हमारे दोस्तों जो सिविल सर्वेंट होते हैं दोस्तों, इनकी दोस्तों जो बढ़ती हुई दोस्तों जो शक्ति है, इनकी दोस्तों दिन की दोस्तों पावर में बढ़ती जा रही है दोस्तों। इसको दोस्तों नवीन निरंकुशता कहा था दोस्तों, नवीन निरंकुशता कहा था दोस्तों। किसने कहा था? वो व्यक्ति आता है दोस्तों लॉर्ड हीवर्ट। क्या नाम है दोस्तों? लॉर्ड हीवर्ट। तो दोस्तों ये लॉर्ड हीवर्ट ने दोस्तों ये कथन कहा था दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों लॉर्ड हीवर्ट ने कहा दोस्तों कि हमारे दोस्तों लोक सेवक होते हैं दोस्तों, उनकी दोस्तों जो बढ़ती हुई दोस्तों जो शक्ति है दोस्तों, वो नवीन निरंकुशता है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? लॉर्ड हीवर्ट ने कहा था। जबकि नौकरशाही दोस्तों फ्रैंकेस्टीन के दैत्य की तरह है दोस्तों, ये रैमजो म्योर ने कहा था। जबकि दोस्तों मंत्री लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली है दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्डो शो ने कहा था। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो मिनिस्टर होते हैं दोस्तों, चाहे वो दोस्तों सेंट्रल में हो दोस्तों, चाहे वो किसी भी स्टेट के मध्य हो दोस्तों मंत्री और दोस्तों जो लोक सेवक होते हैं, अब दोस्तों मंत्री अपने दोस्तों जो सचिव किसको बनाते हैं दोस्तों? लोक सेवकों को बनाते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच के दोस्तों जो संबंध है दोस्तों, इनको दर्शाने के लिए दोस्तों एक दोस्तों आयोग गठित किया गया था दोस्तों, एक कमीशन गठित हुआ था दोस्तों। उस कमीशन का नाम क्या है दोस्तों? उस कमीशन का नाम है दोस्तों छागला आयोग। क्या नाम है दोस्तों? छागला आयोग। तो दोस्तों छागला आयोग दोस्तों मंत्री व लोक सेवकों के संबंधों की जांच करने हेतु दोस्तों गठित किया गया था। कमेंट में बताना दोस्तों आप लोग कि दोस्तों छागला आयोग कब गठित किया गया था और किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, याद रखना। चलिए दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप दोस्तों हमारी दोस्तों जो नौकरशाही है दोस्तों, नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमतें, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बहुत ही शानदार फैक्ट है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों कथन पूछा जा चुका है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों नेट जीआरए में दोस्तों, लोक प्रशासन में, कि दोस्तों नौकरशाही दोस्तों जो है दोस्तों वह संसदीय लोकतंत्र की कीमतें, क्या है दोस्तों? नौकरशाही दोस्तों संसदीय लोकतंत्र की कीमतें दोस्तों। ऐसा कहा था दोस्तों हर्बर्ट मॉरिसन ने। किसने कहा था दोस्तों? हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था कि हमारी दोस्तों जो संसदीय दोस्तों जो लोकतंत्र है दोस्तों, उसकी कीमत क्या है दोस्तों? नौकरशाही है। तो दोस्तों हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था। ये 4 कथन आप लोगों के सामने दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। वैसे ये टॉपिक दोस्तों 2nd ग्रेड से हटा दिया गया है दोस्तों, लोक प्रशासन के सब्जेक्ट का क्वेश्चन था दोस्तों वैसे ये, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ से दोस्तों लोक प्रशासन और दोस्तों संविधान का दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आयोग गठित हुआ था दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कि दोस्तों सन 1966 में गठित किया गया था दोस्तों। इसके द्वारा दोस्तों मंत्री और दोस्तों जो लोक सेवक है दोस्तों, इनके मध्य कुछ संबंध बताए गए थे दोस्तों। 6 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों जो कही गई थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, कि दोस्तों जो मिनिस्टर होते हैं और दोस्तों जो सिविल सर्वेंट होते हैं दोस्तों, मंत्री और लोक सेवक के बीच में क्या क्या संबंध होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोगों से दोस्तों लिखने के लिए दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, याद रखना। तो बस तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों जो मोरारजी देसाई के समय दोस्तों गठित हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों मंत्रियों को लोक सेवकों के लिए, किसको दोस्तों? मंत्रियों को लोक सेवकों के लिए भय मुक्त वातावरण बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो मंत्री होते हैं दोस्तों, उनके पास में वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां होती है दोस्तों। तो उनको क्या है दोस्तों, अपने दोस्तों जो सिविल सर्वेंट होते हैं दोस्तों, जो लोक सेवक होते हैं, उनके लिए भय मुक्त वातावरण बनाना चाहिए दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा। दूसरी बात इन्होंने कही दोस्तों कि अगर मंत्री और दोस्तों लोक सेवकों के बीच में अगर दोस्तों विवाद उत्पन्न होता है दोस्तों, तो विवाद की स्थिति में दोस्तों, यानी कि मंत्री और दोस्तों अगर लोक सेवक के बीच में दोस्तों अगर विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो इस विवाद की स्थिति में दोस्तों निर्णय दोस्तों लिखित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों? लिखित होना चाहिए दोस्तों, और पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्णय लिखित हो दोस्तों तथा पारदर्शी होना जरूरी है। तीसरी बात दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या कहती दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों, कि दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है, हमारे प्रधानमंत्री जो दोस्तों भारत के दो प्रधानमंत्री दोस्तों, उनको चाहिए कि दोस्तों वो किसी भी दोस्तों मंत्री और सचिव के बीच में दोस्तों जो संबंध होते हैं उनको सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री हेड होता है किसी भी मंत्री का। क्या होता है दोस्तों? जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, किसी भी मंत्री का क्या होता है दोस्तों? हेड होता है। तो प्रधानमंत्री को चाहिए दोस्तों कि वह मंत्री और दोस्तों जो सचिव है दोस्तों, जो लोक प्रशासन के दोस्तों जो लोक सचिव है, उनके संबंध सुधारे दोस्तों। किसको कहा जा रहा है दोस्तों? प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों अगर लोक सेवक और मंत्री के बीच में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निर्णय लिखित हो और पारदर्शी हो, और प्रधानमंत्री उन दोनों के बीच में संबंध सुधारने की कोशिश करे। भय मुक्त वातावरण होना चाहिए दोस्तों दोनों के बीच में। तो दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों अगला क्या कहा कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो लोक सेवक होते हैं, तो दोस्तों जो लोक सेवक होते हैं उनको चाहिए कि वे मंत्रियों की और राजनीतिक व्यवस्था को समझे और उनको दोस्तों तदनुसार उनको सहयोग करें।
यानी कि दोस्तों जो मंत्री होते हैं दोस्तों, उनको चाहिए कि वो मंत्रियों की दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो व्यवस्था है दोस्तों, क्या है दोस्तों, मंत्रियों की दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों जो व्यवस्था है दोस्तों, तो लोक सेवकों को चाहिए दोस्तों कि वो मंत्रियों की दोस्तों जो राजनीतिक दोस्तों व्यवस्था को समझे तथा उनके दोस्तों उसी अनुसार दोस्तों उनको सहयोग करें दोस्तों। मंत्रियों को कौन सहयोग करें दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो लोक सेवक होते हैं और उनमें दोस्तों सहयोग करने की बात कही गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कि लोक सेवक को चाहिए कि वो मंत्रियों की दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था को समझे तथा उसमें दोस्तों तदनुसार सहयोग भी करें। दोस्तों अगली बात कही दोस्तों हमारे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों कि मंत्री के प्रति दोस्तों सचिव होगा दोस्तों जो अधिकारी दोस्तों जो संबंध है दोस्तों वो निष्ठापूर्वक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, निष्ठापूर्वक होने चाहिए। यानी कि किसी भी मंत्री के समक्ष दोस्तों जो उसके दोस्तों जो सचिव है दोस्तों, क्या है दोस्तों, मंत्री और दोस्तों जो सचिव है दोस्तों, इन दोनों के दोस्तों जो अधिकारी दोस्तों जो संबंध है दोस्तों वो निष्ठापूर्वक होने चाहिए तथा सचिव के दोस्तों जो प्रति दोस्तों जो मंत्री का दोस्तों जो रिश्ता है दोस्तों वो विश्वास का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सचिव के प्रति दोस्तों जो मंत्री का दोस्तों जो रिश्ता होता है दोस्तों उसमें विश्वास होना अनिवार्य है दोस्तों। तो दोस्तों निष्ठापूर्वक होना चाहिए दोस्तों, एक दूसरे के प्रति दोस्तों निष्ठा होनी चाहिए दोस्तों तथा दोनों के दूसरे में दोस्तों विश्वास भी होना अनिवार्य है दोस्तों। दोस्तों अगली बात कही दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कि अगर गंभीर प्रकृति का दोस्तों अगर कोई भी मामला है दोस्तों, अगर गंभीर प्रकृति की कोई दोस्तों भूल या कुशासन के अतिरिक्त दोस्तों गंभीर प्रकृति की दोस्तों अगर भूल हो गई हो दोस्तों या कुशासन की दोस्तों अतिरिक्त दोस्तों अगर कोई अन्य मामला है दोस्तों, तो अन्य मामलों में दोस्तों मंत्री को चाहिए कि वो प्रशासन में हस्तक्षेप न करें। क्या चाहिए दोस्तों, कि अगर गंभीर प्रकृति की कोई भूल या कुशासन के अतिरिक्त दोस्तों कोई अगर अन्य मामला है दोस्तों, तो मंत्री को चाहिए कि दोस्तों वे प्रशासन में दोस्तों हस्तक्षेप न करे। तो दोस्तों ये हमारे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दोस्तों मंत्री और दोस्तों लोक सेवक के बीच में दोस्तों संबंध दोस्तों दर्शाने की बात कही थी दोस्तों। छागला आयोग गठित किया गया था दोस्तों। हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा था कि नौकरशाही दोस्तों संसदीय लोकतंत्र की कीमत है। लोक सेवकों की दोस्तों बढ़ती हुई शक्ति को दोस्तों नवीन निरंकुशता नाम दिया था लॉर्ड हीवर्ट ने दोस्तों। जबकि दोस्तों नौकरशाही फ्रैंकस्टीन के दैत्य की तरह दोस्तों ये रैमजे म्यूर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी दोस्तों लोक प्रशासन का आया था दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं दोस्तों, आरएस मेंस में, यूपीएससी मेंस में। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों कि प्रशासन में दोस्तों जन सहभागिता को दोस्तों हमारा दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों उसमें अगर दोस्तों जन सहभागिता चाहिए दोस्तों, तो उसको दोस्तों सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों कौन कौन से साधन होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 3 साधन आप लोगों को दोस्तों दिए गए थे दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों वापस बुलाने का अधिकार दोस्तों, यानी कि दोस्तों रिटर्न का दोस्तों जो राइट है दोस्तों उसे दोस्तों वो भी होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों सूचना का अधिकार। कैसा दोस्तों, सूचना का अधिकार, यानी कि दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि दोस्तों उस व्यक्ति को चाहिए कि दोस्तों उसको सूचना मिलने का दोस्तों अधिकार प्राप्त हो। और तीसरा है दोस्तों लोक सेवा का अधिकार। किसका दोस्तों, लोक सेवा का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों वो भी होना चाहिए। तो दोस्तों ये 3 की बात कही थी दोस्तों, किसने दोस्तों, प्रशासन जनसहभागिता में सुनिश्चित करने के दोस्तों ये साधन थे। जबकि दोस्तों बौद्धिक संपदा का दोस्तों जो अधिकार है वो प्रशासन से संबंधित नहीं है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। यही दोस्तों इसका उत्तर छाटना था दोस्तों कि कौन सा नहीं था दोस्तों, बौद्धिक संपदा का दोस्तों जो अधिकार है वो इसका नहीं है। चलते दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों संविधान का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है दोस्तों आप लोगों के सामने, और इसकी बहुत ही हम शानदार इसकी दोस्तों आपके लिए दोस्तों विवरण भी प्रस्तुत करने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों लोकपाल से पूछा गया है दोस्तों, याद रखना दोस्तों ये लोक प्रशासन का भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और दोस्तों हमारी संविधान का भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लोकपाल एक्ट 2013। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि लोकपाल अधिनियम दोस्तों जो 2013 है दोस्तों, इसके द्वारा अगर कोई झूठी शिकायत पाए जाने पर, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर दोस्तों कोई शिकायत की दोस्तों लोकपाल के पास में, अगर उसकी दोस्तों शिकायत अगर झूठी पाई जाती है दोस्तों, तो लोकपाल एक्ट 2013 के तहत दोस्तों झूठी शिकायत पाए जाने पर दोस्तों दोष सिद्ध व्यक्ति को, यानी कि जिस व्यक्ति ने दोस्तों शिकायत दर्ज की है उसके खिलाफ दोस्तों क्या सजा दी जाएगी। यानी कि अगर दोस्तों किसी व्यक्ति ने दोस्तों लोकपाल के लिए दोस्तों अगर कोई दोस्तों
शिकायत की है, अगर वो शिकायत दोस्तों झूठी पाई जाती है तो उस व्यक्ति को दोस्तों क्या सज़ा दी जाएगी? इसका उत्तर होगा दोस्तों 1 वर्ष तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना। यानी कि दोस्तों उस व्यक्ति को दोस्तों 1 वर्ष की दोस्तों सज़ा दी जा सकती है, उसे जेल खनाया जा सकता है दोस्तों, तथा उसके खिलाफ दोस्तों 1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया जा सकता है, या फिर दोस्तों दोनों में से एक या दोनों भी दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये उसके खिलाफ दोस्तों सज़ा का प्रावधान है, चाहे वो तो दोस्तों उसे 1 वर्ष की दोस्तों कारावास मिली हो, चाहे उसे दोस्तों 1 लाख रुपये का दोस्तों जुर्माना हो, या फिर दोस्तों दोनों भी भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये दोस्तों लोकपाल एक्ट के तहत दोस्तों झूठी शिकायत पाए जाने पर दोस्तों 200 शुद्ध व्यक्ति की दोस्तों सजा दी जा सकती है। अब याद रखना दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो लोकपाल एक्ट दोस्तों 2013 आया था, इसमें दोस्तों 15 अध्याय तथा दोस्तों 63 धाराएं थी। कितनी थी धाराएं थी? तो दोस्तों 15 अध्याय तथा दोस्तों 63 धाराएं थी। लेकिन दोस्तों हम इससे पहले भी दोस्तों लोकपाल के बारे में दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा कर चुके थे कि इसके दोस्तों कुल 10 अधिनियम लाए गए थे दोस्तों। 2 बार दोस्तों इंदिरा गांधी लेकर आई थी दोस्तों, 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए थे, 2 बार दोस्तों मनमोहन सिंह लेकर आए थे। कौन आए थे दोस्तों? मनमोहन सिंह लेकर। 1 बार दोस्तों राजीव गांधी लेकर आए थे, HD देवेगौड़ा लाए थे। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हमने बात की थी इन सब की दोस्तों। चले दोस्तों अगले कुछ फैक्ट की चर्चा करते हैं दोस्तों, जो आप लोगों से एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। नंबर 1 है दोस्तों कि लोकपाल स्वयं भी दोस्तों, जो लोकपाल है दोस्तों, वो स्वयं किसी भी प्रकार की सजा नहीं देता है दोस्तों। एक लोकपाल दोस्तों एक संस्था का नाम है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये कोई व्यक्ति का नाम है, किसी पद का नाम नहीं है दोस्तों, ये संस्था का नाम है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, लोकपाल एक संस्था है जो स्वयं किसी भी प्रकार की सजा नहीं देती है दोस्तों। इसके न्यायालय जरूर होते हैं दोस्तों, लेकिन ये सजा किसी को नहीं देती है, यानी कि दोस्तों इसके पास कोई अपना दोस्तों जेल वगैरह नहीं होती है दोस्तों। लोकपाल 7 वर्ष से अधिक पुराने मामले भी नहीं देखता है दोस्तों, ये भी बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हमारा दोस्तों जो लोकपाल होता है दोस्तों, जो ओम्बुड्समैन होता है दोस्तों, ये स्वयं किसी भी प्रकार के 7 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच भी नहीं करता है। अगर दोस्तों 7 वर्ष से पुराना अगर कोई मामला है तो लोकपाल उस मामले को नहीं देखता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों आप लोगों से दोस्तों दिया जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। चलते दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लोकपाल दोस्तों अपनी जांच है तो दोस्तों 6 माह का समय दिया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर लोकपाल दोस्तों जो होता है तो दोस्तों अगर उसके खिलाफ दोस्तों अगर कोई शिकायत दर्ज हुई दोस्तों उसके सामने, तो वो उस जांच के लिए दोस्तों 6 माह का समय जरूर लेता है। यानी कि कम से कम उसके पास 6 महीना होना अनिवार्य है दोस्तों, सजा उसकी जाँच करने हेतु, उस मामले की जाँच करने हेतु। तो लोकपाल को अपनी जाँच दोस्तों 6 माह का समय दिया जाता है उसको जांच को पूरा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जांच की बात हो रही दोस्तों, अपनी जांच 6 माह का समय दिया जाता है दोस्तों उसको अपनी जांच है तो दोस्तों, तो वो दोस्तों अपनी जांच 6 महीने में दोस्तों करना अनिवार्य है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों लोकपाल को कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई दोस्तों। ये दोस्तों आपसे दोस्तों RS मेंस में, UPSC मेंस में, इन सब में दोस्तों लिखने के लिए दिया जा सकता है दोस्तों। याद रखना कि लोकपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं दोस्तों, पावर कौन कौन सी है। बात करेंगे दोस्तों लोकपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ मिली हुई है दोस्तों। CPC दोस्तों जो एक्ट आता है दोस्तों, CPC दोस्तों एक्ट सन 1908 के तहत, तो दोस्तों CPC दोस्तों एक्ट सन 1908 के तहत दोस्तों जो लोकपाल होता है दोस्तों उसको निम्न शक्तियाँ प्राप्त है दोस्तों। तो अधिनियम कौन सा है दोस्तों? सन 1908 वाला दोस्तों अधिनियम। इसके तहत दोस्तों 3 शक्तियाँ मिली हुई दोस्तों। वो सम्मन जारी कर सकता है दोस्तों। सम्मन को दोस्तों आप दोस्तों बोलते हैं दोस्तों सम्मन जारी करना दोस्तों, क्या बोलना दोस्तों? सम्मन जारी कर सकता है दोस्तों। वो किसी भी दोस्तों उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ दोस्तों सूचना या दोस्तों उसके खिलाफ दोस्तों रिपोर्ट दर्ज की गई है, उस व्यक्ति के खिलाफ दोस्तों सम्मन जारी कर सकता है दोस्तों। शपथ पर गवाही भी ले सकता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो शपथ पत्र होता है दोस्तों उस पर उसकी विश्व व्यक्ति की दोस्तों गवाही भी ली जा सकती है, तथा उस गवाही के रूप में दोस्तों उसकी ऑडियो और वीडियो भी की जा सकती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों CPC एक्ट सन 1908 के तहत दोस्तों लोकपाल को निम्न में से कौन सी शक्तियाँ मिली हुई है दोस्तों। तो दोस्तों सम्मन जारी कर सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ, उसके खिलाफ दोस्तों शपथ पत्र पर दोस्तों गवाही भी ले सकता है, उस गवाही की दोस्तों वीडियो और ऑडियो दोनों कर सकता है दोस्तों, रिकॉर्डिंग कर सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों यार। अब इसके अलावा अभी दोस्तों लोकपाल को कुछ अन्य भी शक्तियाँ मिली हुई दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सी शक्तियाँ दोस्तों लोकपाल को मिली हुई हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कि आरोपित अधिकारी के खिलाफ दोस्तों, तो दोस्तों जिस व्यक्ति के खिलाफ दोस्तों शिकायत दर्ज की गई है दोस्तों, उस व्यक्ति आरोपित दोस्तों अधिकारी के स्थानांतरण का आदेश दे सकता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही शानदार फैक्ट है दोस्तों कि जिस व्यक्ति के खिलाफ दोस्तों अगर शिकायत दर्ज की गई है तो उस अधिकारी के खिलाफ दोस्तों उसका स्थानांतरण का आदेश भी दिया जा सकता है, यानी उसका दोस्तों ट्रांसफर किया जा सकता है दोस्तों उस अधिकारी का। तो उस अधिकारी का दोस्तों ट्रांसफर किया जा सकता है दोस्तों, याद रखना। आदेश देगा, ट्रांसफर नहीं करेगा दोस्तों, ट्रांसफर करने का आदेश देगा दोस्तों उस संस्था को जिस संस्था ने उसकी दोस्तों नियुक्ति की है।
तथा सीबीआई की से जांच करवा सकता है। इतनी पावर दी गई है दोस्तों लोकपाल को दोस्तों हमारे दोस्तों जो सेंट्रल ब्यूरो दोस्तों जो इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों, जो हमारी सीबीआई है दोस्तों, इससे दोस्तों जांच भी करवा सकता है दोस्तों। कौन जांच करवा सकता है दोस्तों? लोकपाल। तो दोस्तों सीबीआई से दोस्तों जांच करवा सकता है दोस्तों लोकपाल, याद रखना। इस दौरान दोस्तों जो हमारी दूसरी दोस्तों जो सीबीआई है दोस्तों, वो लोकपाल के उत्तरदायी होगी दोस्तों, याद रखना दोस्तों। लोकपाल के दोस्तों प्रति दोस्तों उत्तरदायी होगी दोस्तों सीबीआई। यानी कि दोस्तों जब सीबीआई से दोस्तों अगर लोकपाल जांच करवाता है दोस्तों किसी भी मामले की, तो उस समय दोस्तों जो सीबीआई है दोस्तों, वो लोकपाल के दोस्तों प्रति क्या होगी दोस्तों? उत्तरदायी होगी। तीसरा दोस्तों जो इसकी महत्वपूर्ण शक्ति दोस्तों कि लोकपाल के स्वयं के न्यायालय होंगे दोस्तों। मैंने कहा ना दोस्तों, लोकपाल के स्वयं के न्यायालय तो होते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों उसके दोस्तों रिपोर्टें वगैरह जांच वगैरह, उसको दोस्तों सजा सुनाना दोस्तों स्वयं का काम है, लेकिन सजा देना उसका काम नहीं है दोस्तों। सजा सुना सकता है दोस्तों, लेकिन सजा दे नहीं सकता। तो दोस्तों न्यायालय तो स्वयं के होते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों उसके पास में मुकदमा तो खुद का चलाए, खुद के कोर्ट होते हैं दोस्तों जिनमें मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन सजा स्वयं नहीं देता है दोस्तों। कौन दोस्तों? लोकपाल। तो लोकपाल स्वयं किसी भी प्रकार की सजा नहीं देता है, जबकि स्वयं के दोस्तों उसके न्यायालय होंगे जिनमें 3 माह में मामले को दोस्तों निपटारा करना होगा। यानी कि कोई भी अगर मामला उसके पास में आ जाता है दोस्तों, तो उसका दोस्तों कम से कम दोस्तों 3 महीने में दोस्तों उसका दोस्तों निपटारा करना होगा, और अधिक से अधिक की बात करें दोस्तों तो 12 महीने में उस मामले का दोस्तों निपटारा करना होगा। किसको दोस्तों? लोकपाल को। तो दोस्तों लोकपाल के दोस्तों स्वयं के न्यायालय होंगे जिन्हें 3 महीने में दोस्तों मामले को निपटारा करना होगा, अधिकतम 12 महीने में निपटारा करना होगा। चौथे अगले दोस्तों इसके सामने दोस्तों बहुत ही शानदार इसको शक्ति दी गई है कि दोषी अधिकारी से दोस्तों भ्रष्टाचार की दोस्तों राशि भी वसूल सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने दोस्तों भ्रष्टाचार किया है दोस्तों, जिसके खिलाफ दोस्तों जांच जारी है दोस्तों, उस व्यक्ति से दोस्तों भ्रष्टाचार की दोस्तों राशि भी वसूल की जा सकती है दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? लोकपाल संस्था के द्वारा। तो दोस्तों पहली बात तो ये दोस्तों कि लोकपाल दोस्तों एक संस्था का नाम है, न कि किसी पद का नाम, ठीक है दोस्तों। जबकि अलग इसके बाद में दोस्तों इसको एक और अन्य पावर दी गई है कि दोषी अधिकारी की दोस्तों संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। कुर्क का मतलब जानते हो ना दोस्तों, आप उससे उसकी संपत्ति को बेचा भी जा सकता है। तो दोस्तों उसकी संपत्ति नीलाम की जा सकती है, बेची जा सकती है दोस्तों दोषी अधिकारी की। तो दोस्तों दोषी अधिकारी का दोस्तों स्थानांतरण किया जा सकता है दोस्तों। दोषी अधिकारी से दोस्तों भ्रष्टाचार की राशि वसूली जा सकती है, उसकी दोस्तों संपत्ति को दोस्तों नीलाम किया जा सकता है दोस्तों, बेचा जा सकता है, याद रखना। और दोस्तों वो सीबीआई से दोस्तों जांच भी करवा सकता है, और जांच के दौरान दोस्तों जो सीबीआई है दोस्तों, वो दोस्तों लोकपाल के प्रति क्या होगी दोस्तों? उत्तरदायी होगी। तो दोस्तों ये दोस्तों लोकपाल की प्रमुख शक्तियाँ थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों अगला बहुत ही शानदार 21वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों, याद रखना। दोस्तों फिर क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों पुनः दोस्तों लोकपाल का क्वेश्चन आया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रकार का ये क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दोस्तों हम आप लोगों को इससे पहले बता चुके थे दोस्तों, याद रखना। एक बार फिर दोस्तों इसकी शानदार व्याख्या कर लेंगे दोस्तों आप लोगों के सामने कि किस लोकपाल विधेयक में, यानी कि दोस्तों जितने हमारे सामने दोस्तों 10 लोकपाल दोस्तों जो विधेयक लाए गए थे, उनमें से ऐसा कौन सा विधेयक था दोस्तों जिसमें न्यायाधिकार के अंतर्गत, यानी कि दोस्तों लोकपाल के न्यायिक अधिकार के अंतर्गत दोस्तों प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया था दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों, याद रखना। दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों उसे मैं बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो 10 विधेयक दोस्तों जो लोकपाल के दोस्तों अब तक दोस्तों 10 विधेयक लाए जा चुके थे दोस्तों, उनमें से दोस्तों 2 विधेयकों को दोस्तों वापस ले लिया गया था। उन दोस्तों 2 विधेयक दोस्तों जो वापस लिए गए थे ना, उनमें से दोस्तों जो सर्वप्रथम दोस्तों जो वापस विधेयक लिया गया था दोस्तों, उसका उस समय उसका नाम है दोस्तों वीपी सिंह की सरकार के समय दोस्तों द्वारा उसको दोस्तों जब उसको वापस लिया गया था ना दोस्तों, उसी में दोस्तों प्रधानमंत्री को शामिल किया था। अब आप में कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सा दोस्तों विधेयक था दोस्तों जो सर्वप्रथम वापस लिया गया था दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों आप लोगों को। सन 1968 में भी दोस्तों लोकपाल विधेयक आया था दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों मई सन 1968 में दोस्तों। सन 1971 में भी दोस्तों इंदिरा गांधी के समय दोस्तों विधेयक आया था। सन 1985 में दोस्तों राजीव गांधी के समय आया था, और सन 1989 में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इसका दोस्तों उत्तर होगा दोस्तों दोस्तों डी नंबर सन 1989। तो दोस्तों सन 1989 में दोस्तों जो लोकपाल दोस्तों जो विधेयक लाया गया था, उसमें प्रधानमंत्री को भी दोस्तों लोकपाल के अधीन शामिल कर लिया गया था जो कि दोस्तों वीपी सिंह की सरकार के द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों मई सन 1968 में दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा लेकर आई थी। अप्रैल सन 1971 में दोस्तों इंदिरा गांधी लाए। सन 1977 में दोस्तों मोरारजी देसाई के समय लाया गया था। सन 1985 में दोस्तों राजीव गांधी द्वारा लाया गया था, और सन 1989 में दोस्तों जो वीपी सिंह हुआ करते थे दोस्तों, कौन दोस्तों? वीपी सिंह की दोस्तों जो सरकार थी वो लेकर आई थी दोस्तों।
जबकि दोस्तों सन 1996 में दोस्तों जो HD देवगौड़ा थे दोस्तों वो लोकपाल विधेयक लेकर आए थे। तो दोस्तों सन 1989 में दोस्तों VP सिंह की सरकार द्वारा लेकर आया गया था, जिसे दोस्तों वापस भी ले लिया गया था। तो दोस्तों सन 1996 में दोस्तों HD देवगौड़ा के समय लिया गया था। इसके बाद में हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि दो विधेयक थे दोस्तों जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाए गए थे। तो दोस्तों एक था दोस्तों अगस्त 2011 में, कब दोस्तों, सॉरी दोस्तों अगस्त 1998 में, कब दोस्तों, अगस्त 1998 में दोस्तों, और अगस्त 2001 में दोस्तों। तो अगस्त 1998 में और अगस्त सन 2001 में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया था दोस्तों। इसके बाद में भी दोस्तों अगस्त 2011 में दोस्तों मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई थी, और दिसंबर 2011 में भी दोस्तों मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई थी। तो कुल दोस्तों ये 10 विधेयक थे दोस्तों लोकपाल के द्वारा जो लाए गए थे। इनमें से दोस्तों आप लोगों से क्रम से पूछे जा सकते हैं, कौन सा सन पूछा जा सकता है, कौन लेकर आया था दोस्तों, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखना। इससे पहले भी हम इसकी दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा कर चुके थे। तो दोस्तों आप पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, मजेदार है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की दोस्तों कि 2 लोकपाल दोस्तों जो विधेयक लाए गए थे उनमें से 2 लोकपाल विधेयक को दोस्तों वापस ले लिया गया था। किसको दोस्तों, 2 लोकपाल विधेयकों को दोस्तों वापस ले लिया गया था। नंबर 1 आता है दोस्तों लोकपाल एक्ट सन 1989। तो दोस्तों जब दोस्तों VP सिंह के समय लाया गया था उसको वापस ले लिया गया था दोस्तों, 5वां नंबर का था दोस्तों। जबकि 9वां नंबर का भी दोस्तों वापस ले लिया गया था, वो दोस्तों लोकपाल अधिनियम था दोस्तों अगस्त 2011 का। किसका दोस्तों, अगस्त 2011 का दोस्तों जो लोकपाल विधेयक था दोस्तों उसको भी वापस ले लिया गया था, जो कि दोस्तों मनमोहन सिंह की सरकार लेकर आई थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 5वां नंबर का दोस्तों और 9वां नंबर का दोस्तों विधेयक था उसको वापस ले लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे कुल 10 विधेयक थे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख फैक्ट की दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप लोगों से अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का बन सकता है दोस्तों कि सन 1989 में दोस्तों जो प्रधानमंत्री VP सिंह की दोस्तों जो सरकार हुआ करती थी उसके द्वारा दोस्तों जो लोकपाल विधेयक लाया गया था जिसे वापस ले लिया भी गया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों जिसमें प्रधानमंत्री को शामिल किया गया था दोस्तों, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री को शामिल किया गया था दोस्तों, लेकिन पूर्णतः प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया था दोस्तों, आंशिक रूप से इसमें प्रधानमंत्री को शामिल किया था। तो प्रधानमंत्री के दोस्तों कुछ ऐसे कार्य थे दोस्तों जिनको इसमें दोस्तों शामिल नहीं किया था दोस्तों। तो ऐसे कौन कौन से कार्य थे दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों। परंतु प्रधानमंत्री द्वारा उनके परमाणु ऊर्जा से संबंधित अगर कोई भी मामला होगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे उसके दोस्तों जो परमाणु दोस्तों जो ऊर्जा होती है दोस्तों उससे संबंधित अगर कोई मामला हो गया, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अगर दोस्तों कोई मामला हो गया, वो भी इसको शामिल नहीं किया। विदेशी संबंध दोस्तों, यानी कि दोस्तों विदेशी नीति से संबंधित अगर कोई संबंध है दोस्तों, उनके बारे में दोस्तों अगर कोई मामला है तो वो भी दोस्तों लोकपाल के अधिनियम में नहीं आएगा दोस्तों। तथा लोक व्यवस्था के संबंधित, यानी कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो पब्लिक ऑर्डर है दोस्तों, इससे संबंधित अगर कोई मामला है तो वह भी दोस्तों लोकपाल के अधीन नहीं आता है दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख मामले थे दोस्तों जिनको लोकपाल के क्षेत्राधिकार से दोस्तों बाहर रखा गया था, याद रखना। तो दोस्तों प्रधानमंत्री को शामिल तो किया, लेकिन उसकी कुछ कार्यों को दोस्तों इसमें छूट दे दी गई दोस्तों, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, आंतरिक सुरक्षा, विदेशी संबंध और दोस्तों लोक व्यवस्था के बारे में अगर प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेता है दोस्तों तो वह इसके दायरे में इसे बाहर होगा, यानी वो इसके दायरे में नहीं आएगा दोस्तों। कौन दोस्तों, प्रधानमंत्री। तो अच्छा प्रश्न था दोस्तों, सन 1989 वाला दोस्तों जो लोकपाल विधेयक था उसमें प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया था दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों आप लोग से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा फैक्ट बनता है दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों अब भारत में तो दोस्तों लोकपाल की दोस्तों हम शुरुआत हो चुकी थी दोस्तों, LM दोस्तों जो सिंध भी थी दोस्तों, इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम लोकपाल के बारे में दोस्तों चर्चा की थी। लेकिन दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल की चर्चा कहाँ हुई थी, बात करें दोस्तों सन 1809 का दोस्तों बात आती है। सन 1809 में दोस्तों स्वीडन नामक देश में, कहाँ पर दोस्तों, सन 1809 में दोस्तों जो स्वीडन नामक दोस्तों जो एक देश है दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों लोकपाल संस्था का दोस्तों उदय हुआ था। तो दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम सन 1809 में दोस्तों स्वीडन नामक देश में दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों लोकपाल नामक संस्था का जन्म हुआ था, जहाँ इसे दोस्तों ओम्बुड्समैन कहा जाता था। क्या कहा जाता है दोस्तों, ओम्बुड्समैन दोस्तों, इसे दोस्तों ओम्बुड्समैन कहा जाता था दोस्तों, किसको दोस्तों, लोकपाल संस्था को। तो दोस्तों सन 1809 में दोस्तों स्वीडन नामक देश में दोस्तों ओम्बुड्समैन संस्था का दोस्तों गठित की गई थी दोस्तों किस नाम से दोस्तों ये गठित की गई थी दोस्तों, ओम्बुड्समैन के नाम से। लेकिन दोस्तों जो स्वीडन नामक दोस्तों जो देश था ना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ओम्बुड्समैन संस्था में दोस्तों न्यायपालिका को भी शामिल किया गया था। अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ से दोस्तों, आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न बनेगा दोस्तों कि दोस्तों स्वीडन नामक देश में भी दोस्तों जो
ओम्बुड्समैन है दोस्तों, उसमें न्यायपालिका को भी उसमें शामिल किया गया था दोस्तों। किसमें दोस्तों? न्यायपालिका को भी दोस्तों लोकपाल के दिन शामिल किया गया था स्वीडन नामक देश में। जबकि दोस्तों एक और दोस्तों जो देश है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों न्यूजीलैंड। वहीं दोस्तों माना जाता है दोस्तों कि स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड, इन दोनों देशों ने दोस्तों सर्वप्रथम लोकपाल संस्था का दोस्तों जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों इन दोनों देशों को ही। तो दोस्तों स्वीडन और दोस्तों न्यूजीलैंड, इन दोनों को ही दोस्तों लोकपाल संस्था का जन्म कहा जाता है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड में दोस्तों एक संस्था थी जिसका नाम है दोस्तों संसदीय जांच समिति। तो दोस्तों संसदीय जांच समिति दोस्तों, जिसे पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है दोस्तों। यार ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों। अगर स्वीडन दोस्तों अगर ऑप्शन में न हो दोस्तों, तो वहाँ पर फिर आपको दोस्तों न्यूजीलैंड में दोस्तों जो एक दोस्तों समिति थी दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों पार्लियामेंट, यानी कि दोस्तों संसदीय पार्लियामेंट कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो संसदीय दोस्तों जो जांच समिति थी दोस्तों न्यूजीलैंड नामक देश की दोस्तों, तो उसके द्वारा भी दोस्तों लोकपाल संस्था का दोस्तों उदय किया गया था, ऐसा माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उदय हुआ था दोस्तों न्यूजीलैंड में और स्वीडन में दोस्तों, दोनों में हुआ था। स्वीडन की दोस्तों संस्था थी दोस्तों ओम्बुड्समैन, जबकि न्यूजीलैंड की संस्था थी दोस्तों संसदीय जांच समिति, पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर लोकपाल गठित किया गया था। अब दोस्तों मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों कि स्वीडन नामक देश में दोस्तों न्यायपालिका को दोस्तों ओम्बुड्समैन में शामिल कर लिया गया, लेकिन दोस्तों न्यूजीलैंड ने संसदीय जांच समिति के अंतर्गत दोस्तों जो लोकपाल के अंतर्गत दोस्तों न्यायपालिका को उससे बाहर रखा दोस्तों। ये अच्छा वाला प्रश्न है दोस्तों। न्यायपालिका को किसने बाहर रखा दोस्तों? न्यूजीलैंड ने न्यायपालिका को बाहर रखा दोस्तों ओम्बुड्समैन से। किसे दोस्तों? ओम्बुड्समैन से बाहर रखा दोस्तों। यही दोस्तों अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारत में भी दोस्तों न्यायपालिका को दोस्तों ओम्बुड्समैन से, यानी कि दोस्तों लोकपाल से दोस्तों बाहर रखा गया है, यानी कि दोस्तों न्यायपालिका को दोस्तों लोकपाल में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार में दोस्तों न्यायपालिका नहीं आती है दोस्तों, ऐसा भारत में भी किया गया है। तो ये हमने कहाँ से ग्रहण किया दोस्तों? न्यूजीलैंड से ग्रहण किया था दोस्तों। यार है ना दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड की तर्ज पर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड में दोस्तों न्यायपालिका बाहर है लोकपाल के, तो भारत ने दोस्तों न्यूजीलैंड का दोस्तों अनुसरण करके या न्यूजीलैंड की तर्क पर न्यायपालिका को दोस्तों लोकपाल के दायरे से दोस्तों बाहर रखा। किससे बाहर रखा दोस्तों? लोकपाल के दोस्तों दायरे से बाहर रखा दोस्तों। किसने रखा दोस्तों? न्यूजीलैंड ने, और भारत ने भी दोस्तों बाहर रखा। तो दोस्तों हमने ये प्रेरणा कहाँ से ग्रहण की दोस्तों? न्यूजीलैंड से ग्रहण की थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों हमारा दोस्तों ये लोकपाल से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ से आप लोगों से दोस्तों दो बहुत ही शानदार दोस्तों विद्वान हुए थे दोस्तों, जिनको विश्व में दोस्तों सबसे अधिक लोकपाल या दोस्तों ओम्बुड्समैन की दोस्तों संस्था के बारे में बहुत ही अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं दोस्तों। दो व्यक्ति जिनका नाम आता है दोस्तों डोनाल्ड सी रॉबर्ट। क्या नाम है दोस्तों? डोनाल्ड सी रॉबर्ट। दोस्तों ओम्बुड्समैन संस्था के बहुत ही बड़े विशेषज्ञ हुआ करते थे दोस्तों। विश्व में सबसे अधिक फेमस है दोस्तों डोनाल्ड सी रॉबर्ट। तो दोस्तों लोकपाल संस्था के दोस्तों सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं दोस्तों पूरे विश्व में। इन्होंने दोस्तों लोकपाल के बारे में क्या कहा था? इनके दोस्तों दो बड़े कथन बड़े फेमस है दोस्तों, जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों डोनाल्ड सी दोस्तों जो रॉबर्ट थे दोस्तों, इन्होंने ओम्बुड्समैन के बारे में कहा, क्या कहा दोस्तों? कि यह नागरिकों की अन्यायपूर्ण दोस्तों जो प्रशासनिक कार्यवाहियां हैं। क्या कहा दोस्तों? डोनाल्ड सी रॉबर्ट ने ओम्बुड्समैन की दोस्तों लोकपाल के बारे में क्या कहा दोस्तों? कि यह नागरिकों की दोस्तों जो अन्यायपूर्ण दोस्तों जो प्रशासनिक कार्यवाहियां हैं दोस्तों, यानी कि नागरिकों के द्वारा दोस्तों जो अन्यायपूर्ण दोस्तों जो प्रशासनिक दोस्तों जो कार्यवाहियां की जाती है दोस्तों उनके खिलाफ। तो दोस्तों यह नागरिकों की अन्यायपूर्ण दोस्तों जो प्रशासनिक दोस्तों जो कार्यवाहियां हैं दोस्तों, उनके कार्यवाहियों के खिलाफ परिवादों को दूर करने के लिए दोस्तों विलक्षण रूप दोस्तों एक उपयुक्त संस्था है दोस्तों। तो दोस्तों डोनाल्ड सी दोस्तों जो रॉबर्ट थे दोस्तों, जिन्होंने लोकपाल के बारे में कहा कि यह नागरिकों की अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाहियों के खिलाफ परिवादों को दूर करने के लिए, उनके दोस्तों जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों प्रशासनिक कार्यवाहियों में, उन परिवादों को दूर करने के लिए एक विलक्षण रूप से दोस्तों एक उपयुक्त संस्था बताया था दोस्तों। किसने दोस्तों? डोनाल्ड सी रॉबर्ट ने। तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखना दोस्तों कि यह नागरिकों की अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाहियों के खिलाफ दोस्तों उन परिवादों को दूर करने के लिए एक विलक्षण रूप से दोस्तों उपयुक्त संस्था है दोस्तों। डोनाल्ड सी रॉबर्ट ने कहा था दोस्तों लोकपाल के लिए। दोस्तों इनका दोस्तों एक और कथन आता है दोस्तों लोकपाल के लिए दोस्तों, जिसे हम ओम्बुड्समैन भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना। तो ओम्बुड्समैन संस्था दोस्तों जो लोकतांत्रिक दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो ओम्बुड्समैन संस्था है
जो लोकपाल दोस्तों जो संस्था है यह लोकतांत्रिक सरकार के प्रति, किसके प्रति दोस्तों, लोकतांत्रिक सरकार के प्रति प्रशासनिक जुल्म के खिलाफ एक आड़ है। क्या है दोस्तों, लोकपाल दोस्तों जो संस्था है दोस्तों वो लोकतांत्रिक सरकार के प्रति प्रशासनिक जुल्म के खिलाफ एक आड़ है। प्रशासनिक जुल्म के खिलाफ क्या है दोस्तों, एक आड़ है दोस्तों। ऐसा कहा था दोस्तों रोनाल्ड डी रॉबर्ट ने दोस्तों, बहुत ही शानदार पर्सन है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों एक और विद्वान बड़े फेमस है दोस्तों लोकपाल संस्था के बारे में दोस्तों, जिन्होंने बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनका नाम आता है दोस्तों गेराल्ड ई कैडेन। क्या नाम है दोस्तों, गेराल्ड ई कैडेन। दोस्तों जो गेराल्ड दोस्तों जो ई कैडेन थे दोस्तों, इन्होंने क्या कहा था दोस्तों लोकपाल के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने दोस्तों लोकपाल के बारे में कहा कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो ओम्बुड्समैन दोस्तों जो संस्था है, तो दोस्तों देखना दोस्तों गेराल्ड ई दोस्तों जो कैडेन थे दोस्तों, इन्होंने कहा कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो ओम्बुड्समैन दोस्तों जो संस्था है, क्या है दोस्तों, ओम्बुड्समैन दोस्तों जो संस्था है दोस्तों वो संस्थानीकृत लोक अंतःकरण का प्रतीक मानी जाती है। किसने कहा था दोस्तों, गेराल्ड ई कैडेन ने कहा कि हमारा दोस्तों जो लोकपाल है दोस्तों, लोकपाल दोस्तों जो संस्था है दोस्तों वो संस्थानीकृत दोस्तों लोक अंतःकरण का प्रतीक मानी जाती है। तो दोस्तों संस्थानीकृत लोक अंतःकरण का प्रतीक मानी जाती है दोस्तों। कौन दोस्तों, लोकपाल नामक जो संस्था है वो संस्थानीकृत लोक अंतःकरण का प्रतीक है दोस्तों। गेराल्ड ई कैडेन ने कहा था दोस्तों, ऐसा बहुत ही शानदार पर्सन है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों इसके अलावा भी दोस्तों लोकपाल से संबंधित कुछ फैक्ट है दोस्तों, जिसकी बात करें फाइल्ड टू फील्ड दोस्तों नामक दोस्तों एक कार्यक्रम दोस्तों एक राज्य ने चलाया था, उसका नाम है दोस्तों केरल राज्य। तो दोस्तों फाइल टू फील्ड यानी कि क्षेत्र के अंतर्गत ही दोस्तों उस फाइल का निपटारा कर देना दोस्तों एक कार्यक्रम चलाया था दोस्तों केरल राज्य ने दोस्तों, जो लोकपाल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग से एग्जामों में आ चुका है दोस्तों कि दोस्तों विशल दोस्तों जो ब्लोअर होता है, क्या होता है दोस्तों, विशल ब्लोअर। दोस्तों विशल ब्लोअर क्या होता है दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताना। इससे पहले हमने आप लोगों को दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत के दोस्तों पेपर में हमने आप लोगों से दोस्तों बताया भी था दोस्तों कि विशल ब्लोअर होता क्या है। विशल ब्लोअर दोस्तों जो साक्ष्य जो देने वाला व्यक्ति होता है वो इसे विशल ब्लोअर कहा जाता है। उसकी सुरक्षा या उसके संरक्षण से संबंधित दोस्तों एक अधिनियम बनाया गया था वर्ष 2014 में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विशल ब्लोअर एक्ट दोस्तों 2014 में आया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो साक्षी होते हैं दोस्तों, जो गवाह व्यक्ति होता है ना दोस्तों, उसके संरक्षण से संबंधित अधिनियम है दोस्तों 2014 वाला। इसके अलावा दोस्तों एक अधिनियम लाया गया था दोस्तों केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली एक्ट 2007। तो दोस्तों केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी दोस्तों जो प्रणाली अधिनियम था दोस्तों वर्ष 2007 में आया था दोस्तों। 11वां क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे दोस्तों लोकपाल से संबंधित दोस्तों, जो हमने आप लोगों को दोस्तों बताए दोस्तों। अगर आप लोगों ने दोस्तों कभी ये जानकारी पढ़ी है दोस्तों तो बताइएगा, नहीं पढ़ी दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों फिर क्वेश्चन दोस्तों मंत्री और लोक सेवक से संबंधित दोस्तों आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों। वैसे क्वेश्चन दोस्तों इस सेकंड ग्रेड से दोस्तों आप लोगों के लिए 8 दिया था, लेकिन दोस्तों हम इसको सेकंड ग्रेड से नहीं दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यूपीएससी के हिसाब से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद में इसकी व्याख्या आप लोगों से की जाएगी। क्वेश्चन है दोस्तों कि मंत्री और लोक सेवक के बीच में दोस्तों जो संबंध होते हैं दोस्तों, अगर किसी भी मंत्री और दोस्तों लोक सेवक के बीच में दोस्तों संबंध होते हैं तो इन संबंध आपसी तनावों के बीच में दोस्तों एक बार ऐसा हुआ था दोस्तों कि मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ गया था। तो ऐसा कौन सा मामला आया था दोस्तों भारत में दोस्तों, वो थे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों गुलजारी लाल दोस्तों जो नंदा थे दोस्तों, ये भारत में दोस्तों एक मिनिस्टर हुआ करते थे और इनके दोस्तों एक सचिव हुआ करते थे जिनका नाम है दोस्तों एलपी सिंह। इन दोनों के बीच में दोस्तों खींचातानी हो गई थी, इनके संबंधों में दोस्तों दरार आ गई थी, इनके बीच में दोस्तों विवाद उत्पन्न हो गया था। तब गुलजारी लाल नंदा को दोस्तों मिनिस्टर के पद से दोस्तों इस्तीफा देना पड़ा था। तो दोस्तों इनको इस्तीफा देना पड़ा था। चलिए दोस्तों आइए बात करते हैं दोस्तों, ये तो क्वेश्चन होगा दोस्तों आप लोगों के सेकंड ग्रेड का दोस्तों, ये टॉपिक सेकंड ग्रेड में नहीं है दोस्तों, लेकिन बात करेंगे दोस्तों मंत्री लोक सेवक संबंध की भी नई चर्चा करेंगे। पहले चर्चा कर चुके थे दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत ही शानदार, इससे बाहर नहीं है कुछ भी दोस्तों।
अब दोस्तों गुलजारी लाल नंदा की बात करें दोस्तों, जहां से क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों अभी तक 2 बार दोस्तों। योजना आयोग के दोस्तों उपाध्यक्ष रहे थे दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। दोस्तों जो हमारे वर्तमान में जिसे दोस्तों नीति आयोग कहते हैं, नीति आयोग संस्था को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके दोस्तों अध्यक्ष रह चुके थे दोस्तों उपाध्यक्ष रहे थे दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट रहे थे दोस्तों। कौन रहे थे दोस्तों? योजना आयोग के गुलजारी लाल नंदा। लेकिन इसकी जबरदस्त बात आती है दोस्तों कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने थे। इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, भारत का वह व्यक्ति दोस्तों जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना था दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा। कौन बने थे दोस्तों? गुलजारी लाल दोस्तों जो नंदा थे दोस्तों, ये भारत के दोस्तों 2 बार दोस्तों प्रधानमंत्री बने थे। कितनी बार प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों? 2 बार दोस्तों कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। बात आती है दोस्तों, जब पहले प्रधानमंत्री दोस्तों जो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 27 मई को इनकी दोस्तों जो मृत्यु हो गई थी दोस्तों सन 1964 में। इनकी मृत्यु के समय दोस्तों, इनकी मृत्यु के बाद में दोस्तों गुलजारी लाल नंदा को दोस्तों कार्यवाहक दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों 27 मई से दोस्तों 9 जून सन 1964 के बीच में। जबकि दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की दोस्तों इनके बाद में दोस्तों एक प्रधानमंत्री बने दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की भी दोस्तों पद पर रहते हुए दोस्तों मृत्यु हो गई थी 11 जनवरी को दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों 11 जनवरी को दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो 11 जनवरी से दोस्तों 24 जनवरी तक दोस्तों सन 1966 तक दोस्तों, तो दोस्तों कुल दोस्तों 14 दिनों तक दोस्तों ये दोस्तों प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था दोस्तों। जब दोस्तों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों जो मृत्यु हो गई थी तो 27 मई से दोस्तों 9 जून के बीच में 14 दिन तक दोस्तों ये कार्यवाहक दोस्तों प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद में प्रधानमंत्री बने दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री की भी दोस्तों पद पर रहते हुए मृत्यु होने के बाद में दोस्तों 11 जनवरी से दोस्तों 24 जनवरी तक 14 दिनों तक दोस्तों इनको दोस्तों कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और 14 दिनों के लिए बने थे। प्रथम बार दोस्तों जब सन 1964 में बने तो भी 14 दिन के लिए बने। जब दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई दोस्तों तो भी दोस्तों ये 14 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी दोस्तों पद पर रहते हुए हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी दोस्तों पद पर रहते हुई थी दोस्तों 11 जनवरी सन 1966 को। आप जानते हो दोस्तों हमने दोस्तों इससे पहले बहुत ही शानदार चर्चा की थी दोस्तों इनकी। दोस्तों इंदिरा गांधी की दोस्तों हत्या भी दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुई थी। तो 3 प्रमुख व्यक्ति दोस्तों जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी दोस्तों प्रधानमंत्री के तौर पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे दोस्तों 27 मई से 9 जून 14 दिनों के लिए, 11 जनवरी से 24 जनवरी यानी कि 14 दिनों तक दोस्तों ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। कौन दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नहीं बने, सिर्फ केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही बने थे। जबकि कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोस्तों शब्द अगर दोस्तों आप लोगों से दोस्तों संविधान में पूछा जाए तो कहीं पर भी दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री जैसा शब्द दोस्तों संविधान में उल्लेखित नहीं है। दोस्तों हमने आप लोगों से बात की थी कि जिस प्रकार से दोस्तों अस्पृश्यता दोस्तों शब्द संविधान में नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों शब्द संविधान में नहीं है, कदाचार भी दोस्तों संविधान में दोस्तों परिभाषित नहीं है, उसी प्रकार दोस्तों कार्यवाहक दोस्तों जो प्रधानमंत्री होता है ये भी दोस्तों हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। लेकिन दोस्तों जो हमारे दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों वो शपथ दोस्तों जिस बात की लेते हैं उस शपथ का दोस्तों प्रारूप दोस्तों जो है वो दोस्तों भारतीय संविधान में नहीं है। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों जिस बात की शपथ लेते हैं प्रधानमंत्री की दोस्तों शपथ का प्रारूप संविधान में नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री आप लोगों को बताया दोस्तों एक मिनिस्टर के रूप में दोस्तों शपथ लेता है, मंत्री की शपथ लेता है। कौन लेता है? प्रधानमंत्री। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की कोई शपथ नहीं होती है दोस्तों, प्रधानमंत्री दोस्तों एक मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों कि प्रधानमंत्री की दोस्तों कोई शपथ नहीं होती है, प्रधानमंत्री मंत्री के रूप में ही दोस्तों शपथ लेता है। और मंत्री की शपथ क्या आती दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों इससे पहले डिस्कस कर चुके थे, आप लोगों को बताया था दोस्तों, और अब से आप लोगों से कहा था। क्योंकि दोस्तों 2024 में दोस्तों लोकसभा में भी दोस्तों मंत्रियों ने शपथ लिए और राजस्थान विधानसभा में भी दोस्तों मंत्रियों ने शपथ लिए। तो शपथ आप लोगों से पूछी जा सकती है कि प्रधानमंत्री की शपथ क्या होती है या मंत्री की शपथ क्या होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत शानदार। व्याख्या आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों मैं आप लोगों को दोस्तों इससे पहले बता चुकी थी दोस्तों, आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, वहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से 3 ऑप्शन सही थे, चौथा ऑप्शन गलत था। उसकी भी दोस्तों चर्चा करेंगे, उसको कौन सा क्वेश्चन गलत था, क्यों गलत था। तो दोस्तों कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर कि अनुच्छेद 233 में दोस्तों जिला शब्द का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों,
अनुच्छेद 233 आप जानते हो दोस्तों जिला न्यायालय से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों? जिला न्यायालय से संबंधित है, अतः वहाँ पर जिला शब्द का प्रयोग किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? अनुच्छेद 233 में। जिसके अलावा दोस्तों जिले में दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है दोस्तों वो मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? जिले में दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है दोस्तों वो मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी होता है। क्या होता है दोस्तों? जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों हमने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था दोस्तों कि 1772 में दोस्तों एक हमारे दोस्तों एक गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम आता है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है दोस्तों? वारेन दोस्तों जो हेस्टिंग्स है दोस्तों इन्होंने दोस्तों 1772 में दोस्तों, कब दोस्तों? 1772 में दोस्तों वारेन हेस्टिंग के द्वारा दोस्तों जिला कलेक्टर नामक दोस्तों पद का सर्जन किया गया था। यानी कि सर्वप्रथम दोस्तों जिला कलेक्टर नामक दोस्तों जो पद का सर्जन किया गया था दोस्तों कब किया गया था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग ने 1772 में किया था। इससे पहले हम आप लोगों को ये सब जानकारियाँ दे चुके थे दोस्तों, यार ना बहुत ही शानदार जानकारियाँ थी दोस्तों। हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों इससे पहले बात की थी दोस्तों, अभी हाल ही में भी दोस्तों मई और अप्रैल में दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों संसद के दोस्तों चुनाव हुए थे। हमारे दोस्तों जो एमएलए होते हैं दोस्तों लोकसभा और दोस्तों जो राज्यसभा के दोस्तों जो सदस्य होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों मेंबर ऑफ दोस्तों जो पार्लियामेंट होते हैं दोस्तों जो एमपी होते हैं दोस्तों और एमएलए होते हैं, इनके दोस्तों चुनाव हो चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों जो संसदीय दोस्तों जो चुनाव होते हैं इनके दोस्तों जो मेंबर ऑफ दोस्तों जो पार्लियामेंट होते हैं दोस्तों संसद के दोस्तों जो सदस्य होते हैं इनके चुनावों में दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है ना दोस्तों, क्या ना दोस्तों संसदीय चुनावों में दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है ना ये केवल और केवल दोस्तों निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। यही शब्द क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिया गया था जो कि दोस्तों गलत उत्तर था दोस्तों। संसदीय चुनाव में दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है दोस्तों वो निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जबकि दोस्तों अगर विधानसभा के चुनाव है दोस्तों तो किसी भी राज्य की विधानसभा के चुनावों में दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है ना दोस्तों जिले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। शब्द को गौर करना दोस्तों, विधानसभा के चुनाव में जिला कलेक्टर मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। मुख्य शब्द को अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों आप लोगों के सामने और इससे हम पहले भी हमने आप लोगों के शानदार चर्चा भी की थी। तो दोस्तों विधानसभा चुनाव में दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जबकि संसदीय चुनाव में दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है दोस्तों वो केवल और केवल निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 223 था दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों इससे पहले व्याख्या कर चुके थे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 224 आप लोगों के सामने दोस्तों कि जिला प्रशासन में दोस्तों जो तहसीलदार होता है, क्या होता है दोस्तों? जिला प्रशासन में दोस्तों जो तहसीलदार होता है ना दोस्तों, तहसीलदार का दोस्तों प्रधान कार्य क्या है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता चुके थे कि दोस्तों जो एक तहसीलदार दोस्तों जो होता है दोस्तों उसका दोस्तों जो प्रधान कार्य क्या होता है दोस्तों भू राजस्व प्रशासन से संबंधित होता है। क्योंकि दोस्तों तहसीलदार की दोस्तों जो नियुक्ति करता है वो राजस्व मंडल करता है और राजस्व मंडल का कार्य क्या है दोस्तों? राजस्व वसूलना यानी कि भू राजस्व का कार्य करना। तो दोस्तों गौर करना दोस्तों, अगर आप लोगों को पता होगा कि सन 1956 से दोस्तों जो तहसीलदार की दोस्तों जो नियुक्ति है दोस्तों वो राजस्व मंडल के द्वारा नियुक्ति की जाती है और राजस्व मंडल आप जानते हो दोस्तों अजमेर में हम आप लोगों को दोस्तों पहले बता चुके थे। तो दोस्तों तहसीलदार की नियुक्ति दोस्तों राजस्व मंडल के द्वारा दोस्तों अजमेर के द्वारा इसकी दोस्तों नियुक्ति की जाती है। दोस्तों याद रखना जो दोस्तों जो तहसीलदार होता है, अब राजस्व मंडल है दोस्तों तो इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? भू राजस्व को वसूलना या भू राजस्व के दोस्तों जो प्रशासन होता है दोस्तों उससे संबंधित इसका कार्य होता है तहसीलदार का। तो दोस्तों जो तहसीलदार होता है दोस्तों ये राजपत्रित अधिकारी होता है। क्या होता है दोस्तों? तहसीलदार दोस्तों एक राजपत्रित अधिकारी होता है। क्या होता है दोस्तों? तहसीलदार एक राजपत्रित अधिकारी होता है। कौन होता है दोस्तों? तहसीलदार। तो सन 1956 में दोस्तों तहसीलदार दोस्तों अजमेर में के राजस्व मंडल में इसका ट्रांसफर कर दिया गया था, याद रखना। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल अजमेर। किसकी दोस्तों? तहसीलदार की। अब ये तो हो गए दोस्तों हमारे कुछ प्रमुख प्रश्न। चलते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो तहसीलदार है दोस्तों ये भी 3 प्रकार के कार्य करता है। भू राजस्व से संबंधित भी कार्य करता है और प्रशासनिक विभाग के तौर पर भी कार्य करता है और विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है या न्यायिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। तो दोस्तों जो तहसीलदार होता है ना दोस्तों ये भू राजस्व से संबंधित क्या क्या कार्य करता है? 3 कार्य प्रमुख किए जाते हैं दोस्तों इसके द्वारा कि अपने तहसील के दोस्तों यानी कि दोस्तों जिस तहसील में उसको तहसीलदार बनाया गया है उस तहसील में भू अभिलेखों का दोस्तों निरूपण व उनका संरक्षण करना। तो उनका दोस्तों निरूपण व संरक्षण करना किसका दोस्तों? भू अभिलेखों का। तहसील के भू अभिलेखों का दोस्तों निरूपण व उनका संरक्षण करना
तहसीलदार का एक भू राजस्वनिक कार्य है। जबकि दूसरा इसका भू राजस्व कार्य क्या है दोस्तों, पटवारी कानून गो। तो पटवारी कानून गो वह दोस्तों जो भूमि निरीक्षक होते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक पटवारी होता है दोस्तों, और पटवारी के अलावा दोस्तों एक कानून गो भी दोस्तों तहसीलदार में होता है। बिल्कुल सही बात है। एक दोस्तों भूमि निरीक्षक नामक दोस्तों अधिकारी भी तहसील में होता है दोस्तों। इन तीनों के दोस्तों कार्यों का दोस्तों निरीक्षण करता है दोस्तों कौन, तहसीलदार। तो दोस्तों एक दोस्तों जो कानून को होता है दोस्तों तहसील में, एक दोस्तों पटवारी भी होता है, और भूमि निरीक्षक दोस्तों जो होता है, इन तीनों व्यक्तियों के दोस्तों कार्यों का निरीक्षण करता है कौन करता है दोस्तों, तहसीलदार करता है। किस अधीन किसके तहत करता है, भू राजस्व प्रशासन के तहत ये कार्य करता है। और तीसरा कार्य है दोस्तों इसका भू राजस्व संबंधी दोस्तों जो तीसरा कार्य है वो है दोस्तों राजस्व वसूली में नियमों को दोस्तों अगर उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई दोस्तों व्यक्ति राजस्व वसूली से संबंधित दोस्तों कोई नियम है दोस्तों, तो अगर उनका उल्लंघन करता है दोस्तों, तो उल्लंघन करने वालों को दोस्तों दंडित करने का अधिकार भी दोस्तों इसी को दिया गया है दोस्तों, तहसीलदार को। तो दोस्तों राजस्व वसूली में नियमों का दोस्तों उल्लंघन करने वाला व्यक्ति को दंडित करने का दोस्तों अधिकार भी किसी को दिया गया है दोस्तों, तहसीलदार को दिया गया है, जो कि दोस्तों भू राजस्व संबंधित प्रशासनिक कार्य हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने आप लोगों से बात की दोस्तों कि तहसीलदार दोस्तों तहसील द्वारा दोस्तों न्यायिक कार्य भी किया जाता है। दोस्तों जो तहसीलदार होता है ना दोस्तों, ये एक प्रकार से दोस्तों न्यायिक कार्य भी करता है। तो कौन सी न्यायिक कार्य करता है दोस्तों, यही दोस्तों आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों को बताया था दोस्तों, उस समय हमने वहाँ पर दोस्तों जिला कलेक्टर की बात की थी कि दोस्तों जिला कलेक्टर विकास अधिकारी के रूप में कौन सा कार्य करता है, मजिस्ट्रेट के रूप में कौन सा कार्य करता है दोस्तों, प्रशासनिक तौर पर कौन से कार्य करता है। हमने वहाँ पर आप लोगों को दोस्तों बहुत ही शानदार बताए थे। वही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर रिपीट भी हो रहे हैं। तो दोस्तों तहसीलदार के द्वारा दोस्तों जो न्यायिक कार्य दोस्तों क्या किए जाते हैं दोस्तों, तहसीलदार द्वारा दोस्तों जो न्यायिक कार्य किए जाते हैं वो किए जाते हैं दोस्तों काश्तकारी चरागाह भूमि। तो दोस्तों काश्तकारी से संबंधित कोई कार्य हो गया दोस्तों, चरागाह भूमि से संबंधित कोई भी कार्य हो गया हो, सीमा का विवाद हो गया हो दोस्तों, जमीन के बीच में दोस्तों जो सीमाएं होती है दोस्तों उनकी संबंधित कोई विवाद हो गया हो, उत्तराधिकारी से संबंधित कोई निर्णय हो गया हो दोस्तों, भू संपत्ति का विभाजन हो गया हो दोस्तों, भूमि संपत्ति का विभाजन करना हो दोस्तों, किसी खेत की दोस्तों खेत से संबंधित दोस्तों जो सीमा है उसका विवाद हो गया हो दोस्तों, चरागाह भूमि का निर्णय हो गया हो दोस्तों, सरकारी भूमि पर दोस्तों अतिक्रमण आदि के दोस्तों जो सुनवाई करता है वो तहसीलदार द्वारा दोस्तों एक न्यायिक कार्य के रूप में किए जाने वाले कार्य हैं। तो दोस्तों तहसीलदार दोस्तों जो न्यायिक कार्य करता है, काश्तकारी का कार्य, चरागाह भूमि का निपटारा करना, सीमा विवाद का निपटारा करना, उत्तराधिकारी आदि के नियमों का निपटारा करना, भू संपत्ति का विभाजन करना और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण आदि की दोस्तों सुनवाई कौन करता है दोस्तों, तहसीलदार द्वारा किया जाता है दोस्तों, न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। जबकि दोस्तों तहसीलदार दोस्तों विविध दोस्तों प्रशासनिक कार्य भी करता है। तो दोस्तों तहसीलदार 3 प्रकार के कार्य करता है दोस्तों, कितने प्रकार के दोस्तों, 3 प्रकार के। भू राजस्व से संबंधित भी कार्य करता है, न्यायिक कार्य करता है तथा विविध प्रशासनिक कार्य भी करता है दोस्तों। तो प्रशासनिक कार्य क्या क्या करता है दोस्तों, आप हमें दोस्तों देखना, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करना या जिनका दोस्तों पंजीकरण करना। दोस्तों जो एक तहसीलदार होता है दोस्तों वो जन्म मृत्यु का दोस्तों पंजीकरण की व गणना का दोस्तों अधिकारी भी होता है। तो दोस्तों जन्म मृत्यु के का पंजीकरण करना तथा जनगणना अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है दोस्तों, कौन दोस्तों, हमारा दोस्तों तहसीलदार। जबकि दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है दोस्तों वह दोस्तों ST SC के प्रमाण पत्र जारी करता है, हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों। जबकि तहसीलदार के द्वारा दोस्तों सार्वजनिक दोस्तों जो वितरण प्रणाली है, हम दोस्तों जिसे हम दोस्तों जो खाद्य जो हमारे दोस्तों जो गेहूँ लेते हैं ना दोस्तों सार्वजनिक दुकानों से दोस्तों, तो सार्वजनिक दोस्तों जो वितरण प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों जो सस्ते मूल्य की दोस्तों जो दुकानें होती है, क्या होती है दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों जो सस्ते मूल्य की दोस्तों जो दुकानें होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की दोस्तों जो दुकानें होती है, उनका नियंत्रण भी इसी के अधीन होता है दोस्तों, किसके अधीन दोस्तों, तहसीलदार के अधीन। जबकि दोस्तों उप कोषागारों का अध्ययन दोस्तों यार ना दोस्तों उप कोषालयों का दोस्तों जो संचालन किया जाता है दोस्तों वो भी तहसीलदार के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों उप कोषालयों का दोस्तों जो संचालन किया जाता है वो भी दोस्तों इसी के द्वारा किया जाता है। और प्रोटोकॉल के दायित्वों का दोस्तों पूरा करना भी इसका एक दायित्व है दोस्तों, किसका दोस्तों, तहसीलदार का। तो प्रोटोकॉल के दायित्वों को पूरा करना, उप कोषालयों का दोस्तों संचालन करना तथा राहत कार्यों में दोस्तों, किसमें दोस्तों, राहत कार्यों में दोस्तों भुगतान। तो दोस्तों राहत कार्यों में भुगतान
अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है दोस्तों। कौन करता है दोस्तों? तो राहत कार्यों में भुगतान अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है दोस्तों। कौन दोस्तों? तहसीलदार। तो प्रशासनिक कार्य क्या क्या होगा दोस्तों? जन्म मृत्यु का दोस्तों वो पंजीकरण करना, जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दोस्तों जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की दोस्तों जो दुकानें होती है उनका नियंत्रण करना, उप कोषालयों का दोस्तों संचालन करना, राहत कार्यों में दोस्तों भूमिगत अधिकारों भूदान तो भुगतान अधिकारी के रूप में कार्य करना, ये सब इसके दोस्तों प्रशासनिक कार्य हैं। तो दोस्तों राजस्व कार्य क्या है दोस्तों, प्रशासनिक कार्य क्या है दोस्तों, और न्यायिक कार्य क्या है, हमने आप लोगों को दोस्तों विभाजित करके बता दिए हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों यहाँ से आप लोगों के सामने और भी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों, आज का हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य प्रशासन में हमारा दोस्तों जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, उसमें दोस्तों जो जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी कौन होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सेकंड ग्रेड के द्वारा कि हमारे राज्य प्रशासन में दोस्तों किसमें दोस्तों, राज्य प्रशासन में दोस्तों जो जिलाधीश होता है ना दोस्तों, तो जिलाधीश का दोस्तों प्रथम उच्च अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम उच्च दोस्तों जो अधिकारी कौन होता है? संभागीय आयुक्त होता है। और संभागीय आयुक्त दोस्तों आप जानते हो दोस्तों जो डिविजनल दोस्तों जो कमिश्नर होता है इसे संभागीय आयुक्त कहा जाता है, डिविजनल कमिश्नर। तो डिविजनल कमिश्नर जो होता है इसे संभागीय आयुक्त कहा जाता है दोस्तों। और हमने संभागीय आयुक्त की दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की थी आप लोगों से दोस्तों इससे पहले वाले पुराने वीडियो में। कमेंट में दोस्तों देखिएगा, जाकर देखे दोस्तों उस प्ले लिस्ट में दोस्तों आप हमारे पुराने वीडियो देखे मज़ेदार आएंगे दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों को बता दे दोस्तों कि दोस्तों जो संभागीय दोस्तों जो आयुक्त का दोस्तों जो पद है वो सन 1829 में दोस्तों उस समय दोस्तों एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे जिनका नाम है दोस्तों विलियम बेंटिंग, जिन्होंने दोस्तों सती प्रथा कानून लेकर आए थे, ठगी प्रथा कानून लेकर आए थे, दास प्रथा का कानून लेकर आए थे दोस्तों। कौन दोस्तों? विलियम बेंटिंग। हमने आप लोगों से बताया था उन्हीं के द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त नामक दोस्तों पद का सृजन किया गया था दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों राजस्थान में सन 1949 में दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों संभागीय आयुक्त का पद बना था दोस्तों। जब बात आती थी दोस्तों 13 अप्रैल को दोस्तों 1949 को प्रथम संभागीय आयुक्त कौन बने थे? कमेंट में जरूर बताना, हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के सामने आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। ये वाला दोस्तों क्वेश्चन जिसमें से हमारे सेकंड ग्रेड का दोस्तों विशेष शिक्षा का दोस्तों जो पेपर है वो आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम दोस्तों रोजिना दोस्तों एक दोस्तों सेकंड ग्रेड के पेपर का सॉल्यूशन करते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों एक जिलाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में क्या कार्य किया जाता है? फिर देखिए दोस्तों वही जबरदस्त क्वेश्चन आया। एक जिलाधीश यानी कि दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है दोस्तों वो मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करता है और प्रशासनिक तौर पर भी कार्य करता है दोस्तों, विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि मजिस्ट्रेट अधिकारी के रूप में कौन सा कार्य करता है? 3 कार्य दोस्तों यहाँ पर मजिस्ट्रेट के दिए गए थे और एक दोस्तों गलत ऑप्शन था उसको हमने छांट दिया है। तो दोस्तों कारागारों का निरीक्षण करना हमने आप लोगों को पहले बता दिया था दोस्तों कि हमारी दोस्तों जो जेल होती है उसका दोस्तों जो निरीक्षण करने की जो काम करता है वो जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया जाता है, मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। तो एक कलेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है दोस्तों। हमारी दोस्तों जो जेल होती है उनका निरीक्षण करना, दावा रहित संपत्ति को निस्तारित करने का आदेश देता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दावा रहित संपत्ति को निस्तारित करने का आदेश भी दे सकता है दोस्तों। कौन? दोस्तों जिला कलेक्टर एक मजिस्ट्रेट के रूप में। तथा स्थानीय निकायों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण दोनों का कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों? जिला कलेक्टर करता है। किसके रूप में कार्य करता है दोस्तों? मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। तो मजिस्ट्रेट के रूप में दोस्तों वो कारागारों का निरीक्षण करता है, दावा रहित संपत्ति को निस्तारित करने का आदेश भी दे सकता है, स्थानीय निकायों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण भी कर सकता है दोस्तों। कौन? दोस्तों जिला कलेक्टर। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ कार्य हमने आप लोगों को बताए थे उससे में दोस्तों उन पर को दोस्तों आप पुरानी वीडियो में देखना दोस्तों। एक बार फिर दोस्तों अगर आप कहो तो दोस्तों चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से कार्य थे। जैसे कि वृक्ष कटाई के परमिट जारी करना है, यानी कि एक जिले में दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो वन होते हैं दोस्तों उनको दोस्तों वृक्ष कटाई के दोस्तों जो परमिट जारी करने का दोस्तों जो कार्य किया जाता है वो भी दोस्तों एक मजिस्ट्रेट के रूप में ही कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों? एक जिला कलेक्टर के द्वारा एक मजिस्ट्रेट के रूप में ही वृक्ष कटाई के आदेश जारी किए जाते हैं या परमिट जारी किए जाते हैं। एसटी और एससी के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों जन्म मृत्यु का दोस्तों जो पंजीकरण है दोस्तों वो तहसीलदार के द्वारा किया जाता है, प्रशासनिक कार्य है दोस्तों। जबकि जिला कलेक्टर का मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य क्या है? एसटी और एससी के प्रमाण पत्र जारी करना। ठीक है दोस्तों। श्रम समस्याओं एवं हड़ताल को देखना, यानी कि दोस्तों जो श्रम समस्याएं दोस्तों हमारी दोस्तों लेबर से संबंधित कोई भी समस्या हो गई दोस्तों, हड़तालें हो गई, उनकी दोस्तों देखभाल करना भी दोस्तों जिलाधीश का कार्य है मजिस्ट्रेट के रूप में। पुलिस पर नियंत्रण, हमारी दोस्तों जो पुलिस होती है दोस्तों राज्य की पुलिस होती है उस पर नियंत्रण रखना भी दोस्तों
एक जिलाधीश का कार्य है तथा विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना। तो विदेशियों की दोस्तों जो पार पत्रों की दोस्तों जो जांच करना है दोस्तों, ये भी दोस्तों जिला कलेक्टर का एक मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य है। तो ये दोस्तों ये हमारे कुछ प्रमुख कार्य थे दोस्तों जो जिला कलेक्टर द्वारा किए जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना। व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल और दोस्तों इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए ताकि दोस्तों आप मनोरंजन के साथ में पढ़ाई भी कर सकें। और बहुत ही शानदार वहाँ पर आप लोगों को दोस्तों टेलीग्राम पर सीरीज श्रृंखला, टेस्ट सीरीज श्रृंखला शुरू की है जो आपको दोस्तों बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।